अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड आज मैं आपको जो चैप्टर 4 हमारा है इसका मैं आपको लास्ट वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। हम पढ़ रहे थे अबाउट जावा और अबाउट इंडोनेशिया कि जो इंडोनेशिया है वहाँ पे जो कॉलोनियल पावर था डच का, कि उन्होंने किस तरह से जो वहाँ के फॉरेस्ट उनको एक्सप्लॉइट किया। स्पेशली जो डच कंपनी थी वहाँ पे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडोनेशिया में थी, उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन किया एक्चुअली। जब उन्होंने कहा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट का कंसेप्ट लाया वहाँ पे, आफ्टर दैट उन्होंने उन फॉरेस्ट से जो वहाँ के ट्रीज थे उनको काटा। एक्चुअली उनका जो फुलफिल उन्हें क्या करना था, डिमांड ऑफ जो वो ट्रैक्स लगा रहे थे, रेलवे ट्रैक्स वहाँ पे जो स्लीपर्स थे उनकी जो डिमांड थी वो उन्हें फुलफिल करनी थी। तो उन्होंने इंडोनेशिया में ट्रैक्स बिछाए। देन आफ्टर दैट वहाँ की जंगल उन्होंने काटे। उसके बाद वहाँ पे जो उनको चाहिए था क्या, एक मैन फोर्स या जो उनको लोग चाहिए थे काम के लिए। उस काम के लिए भी उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं उनको इस्तेमाल किया ऑन लो वेजेस, या कभी कभार उन्हें वेजेस वो प्रोवाइड करते ही नहीं थे। एक किस्म का एक फ्री लेबर था उनको वहाँ पे प्रोवाइड उस एक्सप्लॉइटेशन में। तो देन आफ्टर दैट कि जैसे इंडिया में आपने देखा था कि जो बिरसा मुंडा था, या कुका रेबेलियन हुए यहाँ पे, या बाकी बाकी जो ट्राइबल रेबेलियंस हुए यहाँ पे इंडिया में, इसी तरह से जो इंडोनेशिया है वहाँ पे भी एक रेबेलियन हुआ, एक आंदोलन वहाँ पे स्टार्ट हुआ अगेंस्ट डच एक्सप्लॉइटेशन। तो जो एक इंसान, उसका नाम था सुरंतिको सिमन, उसका नाम था सुरंतिको सिमन। ये गांव में रहता था वहाँ पे ये। तो इसने वहाँ पे स्टार्ट किया आंदोलन अगेंस्ट डच। एक्चुअली जो वहाँ के टीक फॉरेस्ट्स थे वो उनको वहाँ पे काटते थे, एंड इसने वहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया। उनको कहा कि जो यहाँ का हवा, पानी, या जो ज़मीन या लकड़ी, ये तो आपका है नहीं, आपने क्रिएट किया नहीं है ये। क्योंकि जो सेमिन का कंसेप्ट था अगेंस्ट दिस डच गवर्नमेंट, उसका मानना था कि जो हवा, पानी, या ज़मीन, या वुड, ये पहले से ही था वहाँ पे मौजूद। मतलब उनके आने से पहले ही ये वहाँ पे था। तो अब वो किस तरह से जो डच कंपनी ये कैसे कहती है कि इस पे हमारी छाप है, ये सिर्फ हमारे यहाँ के फॉरेस्ट से हमने इनको सेव किया। सेव तो इन्होंने किया नहीं इनको, क्योंकि इन फॉरेस्ट्स में जो पहले से ही हमने देखा कि इनमें ट्राइबल लोग रहते थे। को दैट मीन्स कि जो ये ट्राइबल लोग थे यही इन फॉरेस्ट के असली हकदार है। देन आफ्टर दैट उसका जो एक सन इन लॉ था उसने फिर इस मोमेंट को आगे चलाया, एंड हम देखते हैं कि 1907 में तकरीबन 3000 जो फैमिलियां थी उन्होंने उसको फॉलो किया, उसकी आइडियाज़ को। देन आफ्टर दैट जो डच था, डच ने भी अपना एक फोर्स लगाया, डच ने भी अपनी किस्म का एक मतलब फोर्स इस्तेमाल किया फॉर द सप्रेशन ऑफ दिस वॉइस। जो सिमन्स ने वहाँ पे वॉइस उठाई थी, इस आवाज़ को दबाने के लिए जो डच गवर्नमेंट थी उसने वहाँ पे अपनी तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे में उसने मतलब उनकी जो आवाज़ थी उनको दबाया, जो ट्राइबल मासेस थे। एंड जो डच गवर्नमेंट थी, डच गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या लिया, वो टैक्स देते थे उनसे, या बाकी बाकी मतलब जो नीड्स उनसे वो लेती। एंड इवन इसके अलावा जो डच गवर्नमेंट थी वो इतनी चालाक थी कि वो कहती थी कि हमें अगर लेबर चाहिए इन फॉरेस्ट में, वो भी हम यहाँ ही वो मतलब मिलना चाहिए, प्रोवाइड होना चाहिए। क्योंकि डच से यहाँ पे उनको फिर अगर वो डच से मजदूर लाते यहाँ पे, तो इट वाज क्वाइट हेक्टिक फॉर देम। उनके लिए क्वाइट हेक्टिक था कि वहाँ से लेबर लाते, फिर उनको यहाँ पे बिठाना था, वो बाकी बाकी चीज़ उनको प्रोवाइड करनी थी। सो इनको फ्री में वहाँ पे सब कुछ मिलता था। गो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे ये बात हमको समझ आई कि जब भी किसी जगह कोई भी ऑपरेशन होता है किसी भी तरह से, तो वहाँ पे उस ऑपरेशन को दबाने के लिए उसी सोसाइटी के लोग उठते हैं। वो फिर अपना मतलब कदम के साथ साथ वो चलते हैं एक एक। देन आफ्टर दैट वो उसको दबाते हैं। बात आई समझ में, जैसे कि डच में किया था, जो सेमिनल्स थे उन्होंने किया था वहाँ पे। तो और एक इम्पॉर्टेंट फेज हमने देखा था कि वर्ल्ड वार्स है यहाँ पे, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड। जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था वो कब हुआ बेटा, 1914 में। एंड सेकंड वाला कब हुआ, 1939 में हुआ था।
अब वर्ल्ड वार्स किस तरह रिलेटेड है, वर्ल्ड वार किस तरह रिलेटेड है इन फॉरेस्ट्स के साथ, क्योंकि जब वर्ल्ड वार हुए उस टाइम चाहे इंग्लैंड हो चाहे डच हो, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उसमें। वर्ल्ड वार्स में इन दोनों कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया। एंड उस पार्टिसिपेशन से क्या हुआ, जो उन्होंने पार्टिसिपेशन किया उस पार्टिसिपेशन में जो ये कंट्रियां दो थी, मतलब ये सुपर पावर थे उस टाइम, अपने हिसाब से पावरफुली थे उस टाइम ये, तो इनके अंडर जो कॉलोनीज थी वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया उन कॉलोनीज ने। वर्ल्ड वार में उन्होंने इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट किया। बात आई आपको समझ में। देन उससे क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट्स थे, चाहे इंडिया के हो चाहे इंडोनेशिया के हो फॉरेस्ट, वो इफेक्ट हुए इससे, क्योंकि जो बहुत कंपनीज थी इनको डिमांड आ रही थी वार रिलेटेड, जो जो मतलब गुण वो क्या हमको उनको कहेंगे कि वेपन्स बनाए थे। लाइक एग्जांपल इस तरह मैं आपको दूंगा कि इन्होंने वो बंदूक बनाए, गन्स बनाए, उन गन्स के पीछे क्या होता है, एक बट होता था उसके पीछे, या नीचे भी उसमें वो लगा होता था ना लकड़ी वाला वो पोर्शन। तो वो डिमांड फुलफिल करने के लिए, अगर ये डिमांड वो वहाँ अपने फॉरेस्ट में फुलफिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या चल रही थी, वार चल रही थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन कॉलोनीज में कहा कि हम यहाँ से भी इस डिमांड को फुलफिल करेंगे। बात आई आपको समझ में। एंड इसके अलावा अगर हम जावा की बात देखेंगे या इंडोनेशिया, मतलब खासकर जावा की अगर हम बात देखेंगे, तो उसको किसने अपने अंडर किया था, जापान ने। जो ही डच को लगा कि जो जापानीज है इन्होंने इस जावा को अपने अंडर किया, तो उन्होंने वहां पे क्या किया, उन्होंने उन जंगलों को जलाया। उन्होंने वहां पे जंगलों को जलाया डच ने, क्यों, ताकि जो जापानीज है वो इन जंगलों को इस्तेमाल ना कर सकें। एंड जो जापानीज थे, जब जापानीज ने जावा को अपने अंडर किया, उस जापानीज के जो मतलब जो जापानीज गवर्नमेंट थी या जो जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने उन फॉरेस्ट्स को भी टारगेट बनाए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से वहाँ पे जो भी उनको चाहिए था, मतलब वार रिलेटेड टूल्स या बाकी जो उनको चाहिए थी कुछ कमोडिटीज, उन्होंने उन फॉरेस्ट से वो निकालनी स्टार्ट की। बात आई आपको समझ में। एंड आफ्टर दैट कि इसी टाइम में जब वार आया, इस वार में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो थोड़ी बहुत इम्बैलेंस्ड हो गई, वो कंपनी जो वीक हो गई, इस वीकनेस का जो फायदा था वो वहाँ के लोगों ने उठाया। उन लोगों ने जिनको कभी कभार वो सप्रेस करते थे, तो उन्होंने इन फॉरेस्ट पे कब्जा किया। एंड नाउ दे स्टार्ट कल्टीवेशन ऑन फॉरेस्ट लैंड। उन लोगों ने इस फॉरेस्ट लैंड पे क्या करना स्टार्ट किया बेटा, कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया, ताकि जो वो लोग थे वो उस कल्टीवेशन से वो अपनी जो नीड्स थी उनको वो फुलफिल कर सके। लाइक जो फूड का जो मतलब प्रॉब्लम था वहाँ पे, उस जो फूड रिलेटेड प्रॉब्लम थे उनको वो कंप्लीट करें। एंड साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे रिहेबिलिटेशन बनाया, वो वहाँ पे अब बैठने लगे, क्योंकि उनको लगा कि जो ये कंपनी है ये अब वीक हो गई। लेकिन इसी तरह से अगर हम बात देखेंगे इंडिया की, तो इंडिया में भी ऐसा ही हुआ कि इंडिया में भी क्या चाहिए थी, यहाँ पे इनको नीड एग्रीकल्चर जो लैंड थी वो चाहिए थी। एंड उसमें भी जो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो आम लोग थे यहाँ पे, उन्होंने उनके साथ फाइट्स किए, बाकी बाकी चीज़ें। इन नटशल में आपको मैं इस तरह बताऊंगा कि जो ये वॉर्स थे, इन वॉर्स ने खाली कॉलोनियल ही फॉरेस्ट पे इसका बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि जो कंट्रियां या जो मुल्क उस टाइम इस फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थे, वहाँ के जो फॉरेस्ट थे उन पे भी एक बैड इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने वहाँ पे बम्बारमेंट्स किए, जब उन्होंने वहाँ पे मशीन गन्स, जब उन्होंने वहाँ पे बाकी जो वेपन्स का इस्तेमाल किया, तो उससे क्या हुआ, उससे वहाँ के जो फॉरेस्ट जल गए। लाइक एग्जाम्पल आप लो, जापान की आप एग्जाम्पल लो, मतलब हिरोशिमा और नागासाकी का, जब वहाँ पे न्यूक्लियर बम डाल दिया गया, तो उसके बाद वहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट वो वहाँ पे क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ वहाँ पे। बहुत अगर हम देखेंगे सोशल जो बींग्स है, इंसान, जानवर, इवन जो पेड़ पौधे हैं, उन पे भी एक बैड इम्पैक्ट पड़ा वहाँ पे। बात आई आपको समझ में। दैट मीन्स कि जो वॉर्स है इनका एक बड़ा एक मतलब एक बड़ा हाथ है इनका, किसके पीछे, जो डिफॉरेस्टेशन के पीछे। बात आई आपको समझ में। अब लास्ट पे है न्यू डेवलपमेंट्स इन द फॉरेस्ट। अब न्यू डेवलपमेंट्स क्या आई फॉरेस्ट में, अगर हम देखेंगे कि 1980s के बाद जो एशिया और अफ्रीका है, वहाँ पे क्या हुआ, जो साइंटिफिक फॉरेस्ट की पॉलिसी थी जो पहले मतलब बना दी गई थी, इस पे वहाँ पे क्या उठे, कन्फ्लिक्ट्स उठे।
बात मेरी अब समझना। मैंने कहा कि 1980s में जो एशियन एंड अफ्रीकन फॉरेस्ट्स थे, वहाँ पे जो पहले कंसेप्ट क्या आया था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का, उसमें अब थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट उठे। क्यों? क्योंकि जो ये साइंटिफिक फॉरेस्ट थे, इन फॉरेस्ट में नहीं था अलाउ उन लोगों को जाना। मतलब जो लोग पहले इन्हीं फॉरेस्ट में रहते थे, जब ये लॉ पास हुए उसके बाद कहा गया कि इन फॉरेस्ट में कोई नहीं जाएगा बैठने के लिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि पहले जो ये फॉरेस्ट थे, ये खाली नहीं थे पहले, एंड इन फॉरेस्ट में लोग रहते थे ना पहले। तो अब उन लोगों ने जब देखा कि जो कॉलोनियल फेज है वो खत्म हो गया, जो इम्पेरियलिस्ट पावर है वो यहाँ से भाग गया, तो आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि हम फिर से इन फॉरेस्ट में जाएंगे बैठने के लिए, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी वो डिपेंडेंट इन्हीं फॉरेस्ट पे थी वो सारी। बात आई आपको समझ में? एंड गवर्नमेंट ने भी क्या किया, गवर्नमेंट ने भी मतलब कुछ नहीं किया फिर इस मतलब इस हिसाब से जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इनको फिर एक किस्म की छूट ही दी, क्योंकि उनको पता थी कि जो लोग हैं ये इन फॉरेस्ट में पले बड़े हैं। लेकिन कुछ लॉज बना दिए गए, कुछ लॉज बना दिए गए ताकि मतलब अकॉर्डिंग टू वेरी दैट लॉज कहा गया कि आपको किस हिसाब से इन फॉरेस्ट में अब रहना है। एंड उसके बाद हमने देखा कि जो ये लोग थे, इन लोगों ने फिर खुद प्रोटेक्शन किया इन फॉरेस्ट की, इन लोगों ने फिर खुद किया प्रोटेक्शन की इन फॉरेस्ट की। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो चिपको मोमेंट का कंसेप्ट था वो आपने पढ़ा होगा। या इसके अलावा बहुत सी ज़्यादा जो मोमेंट्स यहाँ पे चली, जो ये कम्युनिटीज़ है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, इन लोगों ने फिर खुद इन फॉरेस्ट की हिफाजत की, क्योंकि इनको पता थी क्यों जो फॉरेस्ट है इन पे मतलब इन पे हम डिपेंडेंट है। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके साथ भी जो हमारी लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो दैट्स वाई इन्होंने फिर खुद अब स्टार्ट, एक हम ये कहेंगे एक ऐसा कंसेप्ट आया कि बहुत गवर्नमेंट एज वेल एज जो कम्युनिटीज़ है, जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ है, इन्होंने मिल बांट के अब जो फॉरेस्ट की है इनकी अब इन्हें क्या की, एक देखभाल की, एक मतलब रक्षा की गवर्नमेंट ने भी एंड इन कम्युनिटीज़ ने भी। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर नंबर 4 एंड हुआ। एंड अब मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 5 इसका इंशाल्लाह कल से।